बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद अदनान और आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि क्या डेयरी एक मुनाफा बख्श कारोबार है। आप किन तरीकों से डेयरी को मुनाफा बख्श कारोबार बना सकते हैं, आप डेयरी में से कैसे प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि प्रॉफिट है क्या। तो प्रॉफिट है आपके पास फार्म पे जो टोटल इनकम है उसमें से आप जो फार्म के एक्स्ट्रा जाते हैं उसको माइनस कर दें, तो अगर तो वो वैल्यू प्लस में आएगी तो आप प्रॉफिट में होंगे, अगर वही वैल्यू आपकी नेगेटिव में आएगी तो आप लॉस में होंगे। अभी हम आपको बताते हैं कि फार्म पर इनकम किन सूरतों में आती है। फार्म पर इनकम तीन सूरतों में आती है, तीन ऐसे रिसोर्सेज हैं जहां से इनकम आती है। नंबर वन पे है मिल्क, जो आप दूध सेल करते हैं उसकी शक्ल में आपके पास जो पैसे आते हैं दूध सेल करने की शक्ल में, वो आपके पास एक इनकम का रिसोर्स है। उसके बाद जो आप बच्चियां गबन करके फार्म पे वो सेल करते हैं, प्रेग्नेंट बच्चियां, उनके जो पैसे आते हैं आपके पास, वो भी एक इनकम का रिसोर्स है। उसके बाद जो आप फार्म पर मेल काफ होते हैं या कलिंग वाले एनिमल हो गए जिसमें प्रेगनेंसी का इशू हो या नेमनेस का इशू हो, वो वाले एनिमल आप सेल कर देते हैं, वो भी एक आपके लिए इनकम का रिसोर्स है। तो दूसरी तरफ हम अभी डिस्कस करते हैं कि अखराजात कौन कौन से हैं फार्म पर। तो जो 70% फार्म के अखराजात में आता है वो है आपका फीडिंग कॉस्ट का इशू। ठीक है, तो फीडिंग कॉस्ट में आपके पास क्या क्या आ जाता है, आपके पास साइलेज आ जाता है रपचत में, उसके बाद कंसनट्रेट में आपके पास डिफरेंट तरह का मटीरियल आ जाता है जिसमें इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट किस्म के इस्तेमाल होते हैं, सप्लीमेंट्स आ जाते हैं। उसके बाद आ जाता है लेबर के अखराजात है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी अखराजात, और उसके बाद कोई फार्म पर काम निकल आता है जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी का काम निकल आता है, प्लम्बरी का काम निकल आता है, वेल्डिंग का काम निकल आता है। तो इस तरह ये सारे आपके फार्म पर अखराजात हो गए। तो अभी प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए आपने इनकम को जो है वो इंक्रीज करना है और उसके बाद जो है आपके अखराजात उनको आपने कम करना है। तो इनकम को इंक्रीज करने के लिए आप देखें, अगर आपके मिल्क का जो रेट है वो कंपनी आपको अच्छा रेट नहीं दे रही तो आप जो है वो लोकल मार्केट में मिल्क अपना सेल करें। उसके लिए आपको मार्केट में अपनी जगह बनानी पड़ेगी ताकि अपने कस्टमर तक पहुँचना पड़ेगा। उनको बताएँ आप कौन सी प्रोडक्ट बना रहे हैं, किस तरह आपके दूध की क्वालिटी किस तरह की है, ताकि वो जो है वो आपसे दूध परचेज कर सकें, आपको उसकी अच्छी कीमत दे सकें। तो इसके लिए आपको थोड़ी वर्किंग करनी पड़ेगी, मुश्किल काम है लेकिन नामुमकिन नहीं है। इसके लिए आपको वर्किंग करनी पड़ेगी आपका दूध का जो रेट है उसको इंक्रीज करने के लिए। दूसरे नंबर पर आ जाता है कि आपने अपने जो बच्चियां सेल करनी है प्रेग्नेंट करवा के, उसकी आपने अच्छी कीमत लेनी है। तो उसके लिए आप अपना यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज बनाएं और उसके ऊपर रोजाना वीडियो आप अपलोड करें कि आप अपने बच्चियों को स्टार्ट से लेकर एंड तक कौन सी डाइट दे रहे हैं, किस तरह आप उनकी इंसेमिनेशन कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपने कास्ट स्टार्टर कौन सा इस्तेमाल किया, उसके बाद आपने उसकी वीनिंग किस तरह करवाई, किस एज पे किस वेट पे आपने वीनिंग करवाई, उसके बाद आपने उनकी डेयरी किस तरह करवाई, उसके बाद आपने उनकी हाइट, उनकी एज और उनका जो वेट है वो कितना वेट था, कितनी हाइट थी जब आपने उनको इंसेमिनेट किया, कौन सी कंपनी का आपने सीमन इस्तेमाल किया, सेक्स सीमन इस्तेमाल किया या कन्वेंशनल इस्तेमाल किया, उसका टीपीआई क्या थी, नेट मेरिट क्या था, उसकी डेयरी फार्म कितनी थी। इस तरह ये सारी चीज़ें जो है ना आपने बतानी है ताकि कल को आपको उनकी अच्छी कीमत मिल सके मार्केट में। तो आपको इन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। दूसरी तरफ आप देख लें कि जो अखराजात है फार्म पर आपने वो किस तरह कम करने हैं। तो नंबर वन पे जो फीडिंग कास्ट में आ जाता है हमारे पास साइलेज, उसके बाद कंसनट्रेट, सप्लीमेंट। तो साइलेज में आप देखें अगर आपके पास ज़मीन अपनी है तो फिर बहुत अच्छी बात है, आप प्रॉफिट में जा रहे होंगे पहले ही। ठीक है, तो आपने अगर ज़मीन आपके पास अपनी है तो वो आपको जो साइलेज है वो 7 से 8 रुपये पर केजी पड़ेगा। अगर आपके पास ज़मीन अपनी नहीं है, आप ठेके पर ज़मीन ले लें तो वही साइलेज जो है वो आपको पड़ेगा 10 से 11 रुपये। ठीक, क्योंकि उसमें जो ठेके की कीमत है वो इन्वॉल्व हो जाएगी। तो अगर आपके पास ठेके के लिए ज़मीन भी नहीं आप ले सकते तो आप ऐसा करें, जब भी मार्केट में मक्की आती है, बहारिया मक्की आती है, खासकर अप्रैल मई के स्टार्ट में जब बहारिया मक्की आती है तो आप जो है वो मक्की मार्केट से परचेज़ करें और उसको चॉपिंग करवा के, हार्वेस्टिंग करवा के उसको आप दाट की शक्ल में स्टोर कर लें मिनिमम 6 माह के लिए, या फिर आप 1 साल के लिए भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आप देखें कंसनट्रेट में आप तूड़ी, ऐसा इसमें अपना रफ्तेज में तूड़ी भी आ जाता है, तूड़ी को भी आप जो है वो स्टार्ट कर लें। स्टार्ट में जो तूड़ी का रेट है वो कम होता है, जब भी 2-3 माह गुजरते हैं तूड़ी का रेट भी इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद कंसनट्रेट में हमारे पास आ जाता है कि आप अपना वंडा मार्केट से मुख्तलिफ ब्रांड्स का वंडा मिलता है वो इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आप अपना वंडा तैयार कर रहे हैं। अगर आप अपना वंडा तैयार कर रहे हैं तो आप देखें उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आप मक्की का दाना इस्तेमाल कर रहे हैं, कैनोला मिल कर रहे हैं, सोयाबीन मिल कर रहे हैं, चोकर इस्तेमाल कर रहे हैं, राइस पॉलिश कौन सी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद ग्लूटेन आप 30% इस्तेमाल कर रहे हैं या 60% इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्वार मिल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपने जो भी चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं आपने देखना है कि मार्केट में वो किस टाइम पे आती है। ठीक है, उसका टाइम क्या है मार्केट में आने का, मतलब मेरे कहने का ये है कि आप देखें कि उसका सीज़न कौन सा है।
तो जो भी आइटम जिस सीज़न की हो आपने उसे सीज़न में स्टोर करनी है। अभी आप देखें कि जो मक्की का दाना है उसका सीज़न जो है वो मई के एंड और जून के स्टार्ट में है, तो आपने जो मक्की का दाना है उसका मॉइस्चर 11 से 12% उसका मॉइस्चर हो वो आपने स्टोर कर लेना है लेकर। तो इससे आपको बड़ा फ़ायदा ये मिलेगा कि आप देखेंगे कि 3 से 4 माह जब गुजरेंगे तो वही मक्की का दाना जो आपने 2200 का लिया होगा उसका जो रेट है वो 3200 पर पहुंच जाएगा। तो इस तरह आप कैनोला मील भी स्टॉक कर सकते हैं, सोयाबीन मील भी स्टॉक कर सकते हैं। चोकर और राइस पॉलिश को आप नहीं स्टोर कर सकते, उसकी मेन वजह यह है कि आप चोकर में और राइस पॉलिश में नमी का तनासब ज़्यादा आता है, इस वजह से उसको फंगस लगने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, आपने इन दोनों चीज़ आइटमों को जो है वो इंग्रेडिएंट्स हमको स्टोर नहीं करना। तीसरे नंबर पर आया था हमारे पास जो फार्म पे सप्लीमेंट्स इस्तेमाल होते हैं उसमें बाईपास फैट हो गया, उसके बाद मिनरल हो गया, उसके बाद बफर हो गया, मीठा सोडा हो गया, उसके बाद टॉक्सिन बाइंडर होगा, जीस्ट होगी, ग्लाइकोलिन होगी, इस तरह की चीज़ें, डीसीपी होगा, इस तरह की चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं। तो आप देखें कि आपके एनिमल को किस मंथ में, सर्दियों में, गर्मियों में किन किन सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है, उस हिसाब से आप उनका जो है वो एक फीडिंग प्लान जो है वो एडजस्ट करें। तो अगर सर्दियाँ तो आप टॉक्सिन बाइंडर का भी इस्तेमाल ना करें। अगर आपको फंगस का इशू आ रहा है साल में या फीड इंग्रेडिएंट्स में तो फिर आप इस्तेमाल कर लें। तो आप जो है वो बाईपास फैट का भी कम इस्तेमाल करें सर्दियों में फीडिंग कॉस्ट को कम करने के लिए। ये सारी चीज़ें आपने अपने एनिमल्स को देखकर करनी है। अगर आपके एनिमल का BCH अच्छा है तो फिर आप बाईपास फैट जो है वो उसकी मकदार कम कर दें, अदरवाइज़ आप ज़्यादा कर लें। गर्मियों में आपने ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करनी है, जून, जुलाई और अगस्त के मंथ में टॉक्सिन बाइंडर भी, जीस्ट भी, बफर भी, DCP भी, मीठा सोडा भी, ये सारी चीज़ें जो है ना वो बाईपास फैट भी, ये सारी चीज़ें आपने जो है वो गर्मियों में लाजमी इस्तेमाल करनी है। और उसके इस तरह आप जो है वो सप्लीमेंट के अखराजात को भी थोड़ा सा कम कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है लेबर के अखराजात। लेबर के ऐसा फार्म पे इतने ज़्यादा अखराजात नहीं होते। आप देखें जो मेरे ख्याल में, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में, जो लेबर जहाँ पर 4 बंदों की आपको ज़रूरत है लेबर के, वहाँ आप 5 रखें तो इससे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल में। और तीसरे नंबर पर जो आता है बड़ा खर्चा एक और है इलेक्ट्रिसिटी का। जो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के मंथ है इसमें बहुत ज़्यादा बिल आता है फार्म पर। अभी आप देख लें पर यूनिट प्राइस क्या होगी है बिजली की, आप देख लें। तो जो सेटअप है, जिस कमर्शियल सेटअप है, जितने भी जिनके पास 100, 150, 150, 200 के करीब एनिमल हैं, तो उनको जो गर्मियों में जो बिल आता है बिजली का वो तकरीबन 5 लाख से 8-9 लाख के दरमियान होता है। तो आप सोलर, अगर आपके पास बजट है तो आप सोलर पैनल पे शिफ्ट हो जाएं। तो इस तरह आप देखें जब आप अपने अखराजात को आस्ता आस्ता कम करेंगे, इनकम को इम्प्रूव करेंगे, तो आपका प्रॉफिट डेफिनेटली जो है वो इंक्रीज़ होगा। फिर भी अगर इन 2 मंथ में जो जुलाई और अगस्त में आपको प्रॉफिट ना आए तो आपका फार्म ब्रेक इवन पे ही हो तो वेल एंड गुड है, ठीक है। ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि इन 2 मंथ में एनिमल की जो मिल्क प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी के अखराजात का बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन दूसरी सूरत में आप देखें कि आपके पास जो फार्म पे एसेट्स हैं, जो बच्चियाँ हैं, वो एक साल में एक बच्ची की कीमत 5 से 8 लाख हो जाती है। तो आप देखें वो भी आपके पास एक प्रॉपर्टी है। लेकिन बहुत सारे फार्मर जो है वो इस बात को सोचते नहीं है, इस चीज़ को नहीं देखते। और दूसरी अहम बात आपको बताते जाएं कि आपने कैलकुलेशन पे लाजमी कैलकुलेशन को जो है वो अपने जहन में रखना है। आपने हर मंथ या 15 दिन बाद या वीक बाद आपने कैलकुलेशन करनी है ताकि आपको पता हो कि आप क्या इनपुट दे रहे हैं और ये आपको जो आपका कारोबार है वो क्या आउटपुट दे रहा है। कोई भी कारोबार है उसमें जब तक आप कैलकुलेशन पे नहीं जाएंगे आपको नहीं पता चलेगा कि आपने उसमें से क्या आपने अर्न किया या क्या लॉस किया, आपका प्रॉफिट क्या या लॉस किया। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा कैलकुलेशन के ऊपर। हमने बहुत सारे ऐसे फार्म देखे हैं जहाँ पर छोटे छोटे फार्मर हैं, क्रॉस ब्रेड के एनिमल रखे हुए हैं, उन्होंने फीडिंग कॉस्ट को कम किया हुआ है और उसके बाद उन्होंने अपने इनकम को, यानी कि मिल्क की प्राइसेस को, इस तरह की चीज़ों को जो है वो ऊपर लेकर गए हैं। मार्केट में उन्होंने काम किया तो अपना ब्रांड बनाया मिल्क का, तो वो अच्छा खासा प्रॉफिट ले रहे हैं। इसके बरक्स अगर आप प्योर ब्रेड के फार्म देख लें तो बहुत सारे ऐसे फार्म हैं जो लॉस में जा रहे होंगे, आपको पता ही है। तो उसकी मेन वजह यही है कि ना तो वो अपना अखराजात को कम करने की कोशिश करते हैं और ना ही दूध की जो मार्केट है उसको डेवलप करने की कोशिश करते हैं। वो ये थोड़ा बहुत भी अपना मिल्क की मार्केट के ऊपर काम नहीं करते। मैं समझता हूँ ये एक मुश्किल काम है आप मिल्क की मार्केट बनाना। ये ऐसा सच बोल देना कि आप मिल्क की मार्केट डेवलप कर लें, अपना मार्क जो है मिल्क वो मार्केट में सेल करें, ये कहना आसान है। लेकिन आप देखें ये नामुमकिन भी नहीं है। कौन कहता है कि यह नामुमकिन है? नामुमकिन भी नहीं है ये चीज़ है। तो अगर नामुमकिन नहीं है तो आप इंटरेस्ट हो, फील्ड में निकले तो सही। बाकी अल्लाह की रज़ा, अल्लाह आप सब के लिए हमारे लिए बेहतर करेगा। आप एक दफ़ा इंटरेस्ट हो मार्केट में, कोशिश तो करें, कोशिश करके देखें। इंशाल्लाह जो है मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।